बैठ जाओ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए मैंने आपको एक्सरे की थ्योरी पढ़ा दी है पूरी, ठीक है। इसमें कुछ रिमार्क्स लिख लो जो आपको ध्यान रखने हैं। ओके एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डिक्टेट कर रहा हूं, अब आप लोग लिखना स्टार्ट करें। पॉइंट नंबर 1 लिखे। पॉइंट नंबर 1 क्या है? एक बात बताइए, जो हमारे पास लैम्डा मिनिमम है वो किस पर डिपेंडेंट होगा? किस पर डिपेंडेंट है? लैम्डा मिनिमम किस पे आया था? कंटिन्यूअस एक्सरे का, जो काइनेटिक एनर्जी से जिससे आप इलेक्ट्रॉन को इम्पिंच कर रहे थे। तो आपको अल्टीमेटली पता चल गया कि जो आपका कूलिज ट्यूब का वोल्टेज है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपका क्या? लैम्डा मिनिमम। तो लैम्डा मिनिमम किसकी प्रॉपर्टी है? कूलिज ट्यूब के। तो नीचे पॉइंट लिखे, पहला पॉइंट, लैम्डा मिनिमम is the property of lambda minimum is the property of voltage applied in Coolidge tube. Voltage applied in Coolidge tube. अब क्वेश्चन आपको इधर उधर करेगा, ये चेंज कर रहे हैं, वो चेंज कर रहे हैं। तो हमें पता है वोल्टेज अगर चेंज होगा तभी आपका लैम्डा मिनिमम चेंज होगा। और आपको बेसिक इसका फॉर्मूला पता है, दैट इज HC by E V नॉट, और इसकी वैल्यू 12,400 by V नॉट है, ठीक है। तो आप ब्रैकेट में लिखना चाहो, एक मिनट। पहली बात, कैरेक्टरिस्टिक्स का वोल्टेज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनका प्रोडक्शन का तरीका ही अलग है। लिखा तो दी थी, मैं ओवरव्यू में लिखा रहा हूं कि इस चैप्टर में क्या क्या मेन बातें आपको ध्यान रखनी, फिर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। तो ये जो लैम्डा मिनिमम है ना, ये आपका कंटिन्यूअस एक्सरे का पार्ट है। कैरेक्टरिस्टिक्स तो वो है जो अनएक्सपेक्टेड पीक्स आते हैं। तो मेरे पास लैम्डा मिनिमम जो है वो 12,400 अपॉन वी नॉट। अगर आप इसको किस में रखेंगे? वोल्ट। आंसर आएगा एंगस्ट्रॉम में। तो लैम्डा मिनिमम अप्लाइड वोल्टेज की प्रॉपर्टी है। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, the wavelength of characteristics X-rays, the wavelength of characteristics X-rays depends on the wavelength of characteristics X-rays depends on the target material, depends on the target material, ठीक है। ये किसकी प्रॉपर्टी है? टारगेट की। अब सुनना, लैम्डा ऑफ के अल्फा कितना होगा, लैम्डा ऑफ के बीटा कितना होगा, वो सब डिसीजन मेटल या जो भी टारगेट मटेरियल है वो बताएगा। लेकिन वो प्रोड्यूस होंगे या नहीं, उसको देखने का तरीका क्या, कि जो बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो उसको नॉकआउट कर सकता है कि। तो पहली बात, दो बातें बोल रहा हूं, उसकी वेवलेंथ कितनी होगी वो तो एटम डिसाइड करेगा, लेकिन वो सीरीज हमारे पास एमिट होगी कि नहीं होगी वो बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेगा। लेकिन वो सीरीज होगी कि नहीं, लेकिन कितनी वेवलेंथ की होगी उस पर उसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि वो किस पर है? मेटल की, या टारगेट मेटल जो भी आप यूज करेंगे, टारगेट जो यूज करेंगे उसकी प्रॉपर्टी होगी। यस और नो? पॉइंट नंबर 3 लिखिए। पॉइंट नंबर 3 क्या है? जैसे आपको एक्सरेज की इंटेंसिटी में कुछ वेरिएशन दिख रहा है, तो एक पर्टिकुलर ग्राफ आपने ऐसा बना दिया। मान लीजिए आपने ऐसा आपने ग्राफ बना दिया। अब मान लीजिए हम इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इंपिंज कर रहे थे उसको बढ़ा दें, तो इनमें हर एक की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, तो ये ग्राफ थोड़ा थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। तो जैसे यहां से ये ऊपर उठ गया, यहां से ये ऊपर उठ गया, ये ऊपर उठ गया, सब ऊपर उठ जाएंगे। ये ऊपर उठना किस पर डिपेंडेंट है?
कि जैसे सिंपल वे में 5 इलेक्ट्रॉन आप बम्बार्ड कर रहे हो कि 500 कि 5000 कि 5 लाख, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड करोगे किस पर, टारगेट पे, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है एनर्जी लॉस करने के लिए, तो उतने ही ज्यादा तादाद में हमारे पास फोटॉन्स एमिट होंगे। तो नीचे लिख लीजिए द इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड फोटॉन्स, the intensity of emitted photons depends on number of electrons impinge on the target, number of electrons impinge on the target। ठीक है, तो एक बात बताइए, कूलिज ट्यूब एक सर्किट है आपके पास, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, नीचे आपका एक सर्किट कनेक्टेड है, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन मेटल पर पहुंचेंगे क्या उस सर्किट में करंट भी उतना ही ज्यादा होगा, यस और नो? तो इसका मतलब ये जो चीज मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रॉन के नंबर बहुत ज्यादा होंगे तो इंटेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपको कई बार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना बोल के बोलेगा कि सर्किट में करंट बढ़ गया है, सर्किट में करंट बढ़ गया, करंट बढ़ने का मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पहुंचने का मतलब है कि हमने उसमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ा दिए हैं। तो यहां ब्रैकेट में लिखो इफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, if intensity of electrons increases, that will increase the current in the circuit, that will increase the current in the circuit, that will increase the current in the circuit। समझ में आई बात? अगला रिमार्क, ये आपके पास इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा का कुछ ग्राफ दिया है, मान लीजिए एक ग्राफ है, सपोज एक के सीरीज है, कौन सी सीरीज, के सीरीज, तो इनमें से अगर मैं कहूं कि के अल्फा कौन सा, के बीटा कौन सा, पहला वाला के बीटा और दूसरा वाला, तो पहला वाला आपका जो है इसका लैम्डा कम है तो ये आपका के अल्फा होगा, सॉरी भाई के अल्फा के बीटा में किसकी एनर्जी ज्यादा होती है, एनर्जी ऑफ के बीटा इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ के अल्फा। हमारे पास जो कंडीशन है किसकी एनर्जी ज्यादा है, के बीटा की एनर्जी ज्यादा है, तो के बीटा का लैम्डा कम, तो ये किसका हुआ, के बीटा, और ये के अल्फा। अच्छा एल सीरीज किधर आएगी, इसके एल सीरीज इधर आएगी कि इधर आएगी, तो हमें पता है कि के से एल की एनर्जीज कम होती हैं, तो ये ग्राफ हमारे कुछ इधर जाएंगे, तो के से एल उधर दिखाई देंगे, क्लियर है? अच्छा इसमें हालांकि बहुत ज्यादा इसका ऑब्जर्वेशन नहीं है, बट मैंने ये बोला कि मेरे पास जो एक ग्राफ दिख रहा है यार चौक से ना, मेरा कौन सा के अल्फा ना, क्योंकि के अल्फा का लैम्डा, के अल्फा का लैम्डा बड़ा होगा, के बीटा का कम होगा, क्योंकि के बीटा की एनर्जी ज्यादा है। तो मुझे बताइए मैं किसके ग्राफ थोड़ा ऊंचा दिखा रहा हूं,
किसको ऊंचा दिखा रहा हूं? के अल्फा को, क्योंकि जैसे ही के सीरीज में वॉइड आएगा मतलब इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो उसके जस्ट ऊपर वाले के आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, उसके ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। के अल्फा की इंटेंसिटी जो है वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू के बीटा। तो ये आपका के बीटा है और ये आपका के अल्फा। अब बताओ एल सीरीज किधर बनाऊं, इधर या इधर? राइट में बनेगा, क्योंकि एल सीरीज के फोटोन एनर्जी कम होती है। तो इस डायग्राम के थ्रू मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पहली बात तो के अल्फा बीटा कैसे होगा, तो अल्फा की एनर्जी कम है, बीटा की एनर्जी ज्यादा है, तो इधर लैम्डा इस तरफ आएगा। और दूसरा इसकी हाइट में मैं किस हाइट को ज्यादा बना रहा हूं? इस हाइट को। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे ही उसमें कोई वैकेंसी क्रिएट होगी, अल्फा के आने का चांस ज्यादा है बीटा से, तो इसलिए वो कंपेरेटिवली कुछ में अल्फा भी होगा, कुछ में बीटा भी होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं आएगा, बीटा आ रहा है, अल्फा भी आ रहा है, लेकिन अल्फा के आने का चांस ज्यादा है और बीटा के आने का चांस कम है। फटाफट बना लीजिए। लैम्डा ऑफ के अल्फा और लैम्डा ऑफ के बीटा है। ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट होता है, कभी कभी आप वर्ड सुनोगे हार्ड एक्सरे एंड सॉफ्ट एक्सरे। क्या सुनोगे? हार्ड एक्सरेज एंड सॉफ्ट एक्सरेज। जैसे हार्ड और सॉफ्ट उसका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। हार्ड और सॉफ्ट कहने के पीछे रीजन होता है, हार्ड मतलब अगर उसकी फोटोन एनर्जी कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो ये क्या, दोनों एक्सरेज ही हैं, लेकिन किसी की कम एनर्जी के एक्सरे या ज्यादा, तो ज्यादा एनर्जी वाले एक्सरे को हम लोग क्या बोलते हैं? ये हार्ड एक्सरे। और कम फोटोन एनर्जी वाले को तो हम कहेंगे फोटोन एनर्जी ऑफ हार्ड एक्सरे हार्ड। ओके, सिंपल से पॉइंट्स हैं, कोई खास बात नहीं है। एक बार देना तो अलग अलग पॉइंट्स लोग बोल रहे हैं बोलने के लिए। पॉइंट नंबर 1 मैंने ये बोला है, जिन्होंने नहीं लिखा है वो लोग लिख लें। पॉइंट नंबर 1 इज lambda minimum is the property of voltage applied in Coolidge tube. Lambda minimum is the property of voltage applied in Coolidge tube. ठीक है। और जो मैंने 4th पॉइंट लिखा है उसमें सिर्फ ये डायग्राम बनाना है आपको। ये डायग्राम आपको क्या बता रहा है कि यहां पर के अल्फा की एनर्जी कम है और के बीटा की एनर्जी ज्यादा है, तो एनर्जी ज्यादा मतलब लैम्डा कम की ओर आएगा, तो लैम्डा कम की ओर आ गया। इसमें मैंने ये हाइट थोड़ा ज्यादा बनाया है, ये हाइट थोड़ा कम। हालांकि ऐसे क्वेश्चन में नहीं भी बनाया हो तो घबराना मत, ये मैंने बना दिया है एक्चुअल में कि इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती है, क्योंकि जैसे ही के शेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, के शेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो के अल्फा आने का चांस बहुत ज्यादा हो कि जस्ट ऊपर वाला कूद जाए उसी में, उसका चांस ज्यादा होता है। इस वजह से ये थोड़ी सी इसकी इंटेंसिटी अल्फा की आपको थोड़ी ज्यादा दिखाई देती है। ओके, और जो लास्ट हम बात कर रहे हैं हार्ड एक्सरे एंड सॉफ्ट एक्सरे लैंग्वेज है, तो कंपेरेटिवली ज्यादा अगर एनर्जेटिक एक्सरे है तो उनको हम क्या बोलते हैं? हार्ड एक्सरे, और कम को तो सॉफ्ट और हार्ड में जो बेसिक डिफरेंस है वो उनकी फोटोन एनर्जी का है।
ठीक है, तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देन वी विल स्टार्ट न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी। ओके, सेकंड थर्ड पॉइंट भी दोबारा बोलना है। कौन? हाँ, मॉडर्न टू वैसे तो है पूरा मॉडर्न ही, अपना मॉडर्न वन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है ना। देखिए सेकंड पॉइंट में मैंने लिखा है द वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज डिपेंड ऑन द टारगेट मटेरियल। द वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज डिपेंड्स ऑन द टारगेट मटेरियल। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? द इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड फोटॉन्स depends on number of electrons impinged on the target. The intensity of emitted photons depends on the number of electrons impinged on the target. ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाओगे तो आपको दिखेगा कि सर्किट में करंट। तो इसमें मैंने लिखा है आगे ब्रैकेट में कि इफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि सर्किट में, तो दैट विल इंक्रीज द करंट इन द सर्किट। ये था हमारे पास कुछ पॉइंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखे। देखो, इन कूलिज ट्यूब, इन कूलिज ट्यूब tube 20,000 volt is applied and it is found that the wavelength of K alpha X-ray, the wavelength of K alpha X-ray is 0.76 angstrom. K alpha X-ray is 0.76 angstrom. Then find out question number 1. Lambda minimum of continuous X-ray, lambda minimum of continuous X-ray and lambda minimum of continuous X-ray and the atomic number of target material, the atomic number of target material. डायरेक्ट आपका क्या है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या दिया हमारे पास? V नॉट, V नॉट इज योर 20,000 वोल्ट। मुझे पता है मेरा के ई काइनेटिक एनर्जी होता है ई वी नॉट, और यही किसके बराबर होता है? मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटोन, और यहां से ये आ जाता है एच सी बाय कितना? लैम्डा मिनिमम। तो यहां से आप सॉल्व करने पे आपका लैम्डा मिनिमम आ जाता है। मैं वापस से स्टार्टिंग से लिख रहा हूं चीजें, एच सी बाई ई वी नॉट, और आप सिंपली इसको लिख सकते हैं 12,400 बाई वी नॉट। वी नॉट रखेंगे वोल्ट में, आंसर आएगा एंगस्ट्रॉम में। मेरे पास लैम्डा मिनिमम वो कितना आ रहा है? 12,400 डिवाइडेड बाई 20,000। दिस आंसर वुड बी इन एंगस्ट्रॉम। कितना आ रहा है लैम्डा मिनिमम? 0.62 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारे पास लैम्डा मिनिमम आ गया। मतलब अब आपको इससे कम वेवलेंथ नहीं मिलेगी, इससे ज्यादा वेवलेंथ ही मिलेंगी, और सारी मिलेंगी। अब इनमें हमारे पास कौन सा एक्सरे है?
0.76, ये के अल्फा है आपके पास। तो के अल्फा का फॉर्मूला, अब आप चाहो तो मोजले लॉ से जाओ, तो मोजले लॉ से जाओगे तो आपको ए और बी याद रखना पड़ेगा, और अगर आप बोर थ्योरी को क्या कर लो, मॉडिफाई, तो आपको बस क्या करना है, जेड की वैल्यू रखनी है। तो मुझे बताइए, अगर हम बोर थ्योरी से चलते हैं तो हमारा जो लैम्डा ऑफ के सीरीज होता है वो होता है आर, जेड की जगह होता है जेड माइनस वन, दैट इज 1/1 माइनस 1/, यही है ना। यहां से हम लोग इसको सॉल्व करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं लैम्डा ऑफ के अल्फा, कितना है लैम्डा ऑफ के अल्फा, 0.76। तो आप डायरेक्ट यहां से जेड निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, तो कितना आएगा, 0.76 एंगस्ट्रॉम है। तो मेरे पास पहले तो लैम्डा ऑफ के अल्फा, हाउ मच इट इज, आर, जेड आपको पता नहीं है, जेड -1 का इंटू 1 - 1/2 क्योंकि के अल्फा कहां से आएगा, सेकंड से आएगा। तो यहां से अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें, इसको रिवर्स कर दें, डायरेक्ट कर दो रिवर्स, या कोई बात नहीं ऐसे सॉल्व करते हैं, 1/λ के अल्फा इक्वल्स टू कितना आएगा, आर इंटू 3/4 जेड -1 का होल स्क्वायर। तो मुझे बताइए लैम्डा ऑफ के अल्फा कितना है, 1/0.76 एंगस्ट्रॉम में क्या, ओके। आर की वैल्यू 1/r रखते हैं, 1/912, ये भी एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम गया, ये कितना है 3/4 इंटू जेड -1 का। आप लोग मुझे यहां से जेड सॉल्व करके बताओ, फिर हम लोग नियरेस्ट इंटीजर लेंगे, किसको लेंगे, बताइए कौन सा आ रहा है यहां से जेड, आप लोग कैलकुलेटर है आपके पास, फटाफट मुझे सॉल्व करके बताना जेड कितना आ रहा है, रूट रूट निकाल के। जेड की मुझे फिक्स वैल्यू बताओ, फिर हम लोग उसको नियरेस्ट इंटीजर लेंगे जो आसपास की वैल्यू आएगी। एग्जैक्ट आ रहा है, मतलब पूरा सॉल्व करने पे एग्जैक्ट 41 आ रहा है, ओके एग्जैक्ट आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज आपको क्या लेना है, नियरेस्ट इंटीजर। ओके याद रखना, अगर कभी इंटीजर ना आए तो नियरेस्ट इंटीजर लेना है। मान लो ये 40.8 होता तो मैं आंसर 41 दे देता अप्रॉक्स, समझ में आई बात। तो जेड लगभग आपको कितना आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे के अल्फा की फोटोन एनर्जी निकालनी हो, तो एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ के अल्फा, तो के अल्फा का लैम्डा दिया है ना डायरेक्ट, तो आपका एच सी बाई लैम्डा के अल्फा हो जाएगा। एच सी कितना होता है, लगभग 12,000, और लैम्डा आपका किस यूनिट में है, 0.76, कितना, if 0.76 will be substituted you will get the answer in electron volt। the energy of photon कितना आ रहा है, सॉल्व करके बताइए इसको, के अल्फा की फोटोन एनर्जी कितनी है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई टफ टास्क नहीं है।
315.7। ये पूरा किलो विलो नहीं आ रहा, सिर्फ 315.7। 16,017 315.7 कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट चेक करो तो यही आ रहा है क्या? तो ये किसकी फोटोन एनर्जी है? के अल्फा की। आपको लैम्डा दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो आपके पास के अल्फा की फोटोन एनर्जी इतनी है, ठीक है, लगभग 16,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी ज्यादा एनर्जेटिक के अल्फा है, जबकि हमारा लैम्डा मिनिमम 20,000 वोल्ट हमने चलाया हुआ है। क्या चलाया हुआ है? 20,000 वोल्ट चलाया हुआ है, तो हमारा लैम्डा मिनिमम 0.62 एंगस्ट्रॉम तक आ रहा है। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ना एक क्वेश्चन लिखे, इन द कूलिज ट्यूब। अच्छा अभी नोट कर रहे हैं लोग, अभी रुक जाओ, नोट कर रहे हैं अभी लोग। ये थोड़ा राइट में शिफ्ट कर सकते हैं, आधा आधा, लेफ्ट का आधा खत्म करके राइट का आधा, बस बस। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन बोलू, डन, आ गया। तो क्वेश्चन लिखे, इन कूलिज ट्यूब, इन कूलिज ट्यूब a target material is used, in Coolidge tube a target material is used in such a manner the wavelength, in such a manner that the wavelength of K alpha X-ray is 0.5 angstrom. The wavelength of K alpha X-ray is 0.5 angstrom. And it is found that, the energy required, and it is found that the energy required to remove an electron, from L shell is 10,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो लिखिए, देन फाइंड आउट द मिनिमम अप्लाइड वोल्टेज in the Coolidge tube, then find out the minimum applied voltage in the Coolidge tube so that
K series can be emitted. The K series X-rays, K सीरीज कौन सी होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। इतना टाइम लगेगा क्या सोचने में? कंटिन्यूस तो सारी हैं लैम्डा मिनिमम से लेके, उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं? ये के अल्फा, के बीटा, एल अल्फा, एल बीटा, ये सब कौन सी हैं? तो क्या कह रहे हैं? सो दैट द के सीरीज, हाँ, के सीरीज कैन बी एमिटेड इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ एक्सरे। के सीरीज निकलनी चाहिए। तो देखो इस क्वेश्चन का पाथ क्या है, आपको क्या करना है, के शेल का इलेक्ट्रॉन भगाना है कैसे भी करके, और वो भगाएगा कौन? बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन भगाएगा। तो आपको ये देखना है कि उस के शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितनी एनर्जी चाहिए होगी। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, लैम्डा ऑफ के अल्फा। तो ये बेसिकली n इक्वल्स टू 1 और n इक्वल्स टू 2 से आने वाला फोटोन है, और क्या वो 1 से 2 का एनर्जी गैप के बराबर होगा? तो अगर कोई आपसे पूछे कि एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ के अल्फा कितना, hc बाई लैम्डा, hc कितना 12,400 अपॉन लैम्डा 0.5, हाउ मच इज दिस वैल्यू? 24,800 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या बता रहा है कि कितनी फोटोन एनर्जी है, देख रहे हो आप? 24,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसका किसका गैप है? 1 और 2 का। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में बोला करो, इतना आराम आराम से पढ़ा रहे हैं। ये n इक्वल टू 1, ये n इक्वल टू 2, ये L शेल है, और ये कौन है? एनर्जी ऑफ के अल्फा। यानी आपको पता चल गया कि L और K के बीच का गैप कितना है। तो एनर्जी ऑफ L माइनस एनर्जी ऑफ K शेल इज द एनर्जी ऑफ, that is how much? 12,800 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कितना एनर्जी चाहिए? 10,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या करने के लिए चाहिए? एल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। तो एक बात बताइए, अगर एल का इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो उसको कहां तक भगाओगे आप? इनफाइनाइट तक। ये इनफाइनाइट, आपको पता है इनफाइनाइट की एनर्जी 0 या कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि एल से इसको भगाने के लिए हमें कितना एनर्जी चाहिए? तो ई इंफिनिटी माइनस ई एल कितना? 10,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 10,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां से इलेक्ट्रॉन को भगाने में चाहिए। तो बताओ यहां से भगाने के लिए कितना चाहिए? क्या इन दोनों को ऐड कर दें? तो एनर्जी, तो एक मिनट, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम के शेल। तो अगर आपको के शेल का इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ही है तो फिर आप क्या कहोगे कि सर एनर्जी ऑफ के अल्फा प्लस एनर्जी ऑफ इंफिनिटी माइनस एनर्जी ऑफ एल, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो एनर्जी ऑफ इंफिनिटी माइनस के, वो आपको यही गैप है। तो 24,000 तो इसका हो गया प्लस 10,000 कितना हुआ? 34,800। मतलब इतना आसान काम नहीं है। के सीरीज से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा चाहिए। बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन, मान लो आप 20,000 वोल्ट पे ला रहे हो, क्या होगा? इस इलेक्ट्रॉन को नहीं भगा पाएगा, लेकिन इसको भगा देगा। तो 20,000 इलेक्ट्रॉन पे आने वाला इलेक्ट्रॉन वो इसको तो प्रोड्यूस करवा सकता है, लेकिन इसको प्रोड्यूस करवाने के लिए आपको पता है क्या चाहिए? मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन
1 मिनट कितना 34,800 वोल्ट चाहिए, इवन इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। तो V नॉट की मिनिमम वैल्यू कितनी चाहिए, समझ रहे हो कितना वोल्ट है? हाथ वहां टच हो गया ना तो मिलेंगे नहीं हम लोग। कितना वोल्ट है उस कूलिश ट्यूब में, कितना वोल्ट है 34,000 वोल्ट। तो बताइए कम से कम इलेक्ट्रॉन को इतना वोल्टेज से एक्सेलरेट तो करे कूलिश ट्यूब में, तब वो क्या के सीरीज दे पाएगा, वरना फिर के इससे कम पर नहीं दे पाएगा, इससे ज्यादा पर दे पाएगा। तो नोट करिए। एक मिनट देना, कुछ लोग कह रहे हैं क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। बेटा जब मैं लिखवा रहा होता हूँ तो बहुत स्लो लिखवाया है मैंने। हमने कहा इन कूलिश ट्यूब अ टारगेट मटेरियल इज यूज्ड in such a manner that wavelength of K alpha X-ray is how much? 0.5 angstrom. तो हुआ in Cooley's tube, a target material is used in such a manner that the wavelength of K alpha X-ray is 0.5 angstrom. ठीक है, फुल स्टॉप लगा के आगे लिखना है। It is found that the energy required to remove an electron from L shell is 10,000 electron volt. Okay. Then find the minimum applied voltage so that the K series of X-rays can be found. K series of X-rays can be found. अच्छा एक बात बताओ, अगर आप कूलिश ट्यूब में वोल्टेज इधर उधर करते हैं तो उससे आपको ये बात पता है कि के सीरीज प्रोड्यूस होगी या नहीं होगी, वो तो एक अलग बात है, लेकिन के सीरीज के जो अपने वेवलेंथ है वो फिक्स है क्या? वो एटम डिसाइड करके रखेगा कि उसका कितना होगा, वो प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। यस और नो? तो मान लीजिए या तो प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा। तो अगर आप वोल्टेज चेंज करते हो तो आपका लैम्डा मिनिमम चेंज होगा, लेकिन लैम्डा ऑफ के अल्फा अपनी जगह पे रहेगा, क्योंकि लैम्डा ऑफ के अल्फा कितना आना है वो तो फॉर्मूला आपको पता ही है कि 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू आर जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एन एच स्क्वायर। तो उसकी वैल्यू तो फिक्स ही आएगी, तो के अल्फा फिक्स रहेगा और आपका लैम्डा मिनिमम इधर उधर होगा। अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो लैम्डा मिनिमम कम हो जाएगा और वोल्टेज कम करोगे तो लैम्डा मिनिमम बढ़ जाएगा। तो लैम्डा ऑफ के अल्फा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो अगर मान लो मैं वोल्टेज बढ़ाता हूं, सभी लोग रिप्लाई देंगे, अगर मैं वोल्टेज बढ़ाता हूं तो लैम्डा ऑफ के अल्फा माइनस लैम्डा मिनिमम विल डिक्रीज और इंक्रीज। अगर मैं वोल्टेज बढ़ाता हूं
मेरा लैम्डा ऑफ के अल्फा माइनस लैम्डा मिनिमम पे क्या असर पड़ेगा? बढ़ेगा, क्योंकि लैम्डा ऑफ के अल्फा इज अ फिक्स वैल्यू बट लैम्डा मिनिमम विल डिक्रीज क्योंकि वोल्टेज बढ़ रहा है। तो ये तो कांस्टेंट है लेकिन ये घटेगा, तो ये डिफरेंस ओवरऑल बढ़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट। देखिए, इन Coolidge tube target of in Coolidge tube क्वेश्चन है ना, इन Coolidge tube the target of Z equals to 41 and Z equals to 56 is used. ठीक है, then 56 is used, then find out the ratio of wavelength of their K alpha X-rays, wavelength of their K alpha X-rays। ठीक है, ठीक है, तो आपको रेशियो चाहिए। 1/लैम्डा का फॉर्मूला क्या है? R Z-1 का होल स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/। अच्छा एक बात बताओ, दोनों के K अल्फा हैं तो दोनों के K अल्फा के लिए NH बराबर 2, तो K अल्फा है तो ये भी कांस्टेंट होगा, तो सीधा सीधा 1/लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू Z-1 का होल स्क्वायर। कितना होगा 1/लैम्डा? तो आपके पास लैम्डा 2/लैम्डा 1 आएगा, दैट इज इक्वल टू, एक मिनट, लैम्डा 2 है ना, तो लैम्डा 2 के इधर आएगा Z2-1 का होल स्क्वायर और Z1-1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ रहा है? Z1-1 41-1 का होल स्क्वायर अपॉन 56-1 का होल स्क्वायर। आप समझ गए होगे क्वेश्चन में कोई बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं है। 40/55 यही ना, क्या आ रहा है ये? 64/121, तो 64/121 उल्टा आ रहा है क्या? तो अभी ये मैंने किसका निकाला है? लैम्डा 2 बट आपको लैम्डा 1/2 चाहिए, तो योर आंसर वुड बी 121/60। समझ में आया? हमने लैम्डा 1 क्यों निकाला? क्योंकि क्वेश्चन में पहले Z1 दिया तो 1 का अपॉन 2 का करना पड़ेगा, तो योर आंसर वुड बी 121/64। देखिए किसी ने पूछा NH इक्वल टू 2 कैसे होगा, तो बेटा K अल्फा कहां से कहां तक होता है? ये K है और ये L है, तो 2 से 1, ओके।
तो ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, बहुत इजी होते हैं, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं। देखिए, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी। हाँ बता रहा हूं, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड एज पर अपनी शीट अगर हम बात करें तो आपके पास ये शीट अलग से आ जाएगी। किसकी? मॉडर्न 2 की। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कितना डिस्कस करेंगे, एक बार देना। शीट है किसी के पास? देखिए, हम लोगों ने जो कर रखे हैं वो आप अपने आप पहचान लेना, मैं रिमेनिंग रिमेनिंग लिख देता हूं, है ना। तो आपको नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कशन लेकर आना है, ठीक है, तो हम लोग एक्सरसाइज 1 में, मॉडर्न 1 में, एक्सरसाइज 1 में कहां पर है हम लोग? शायद 30 तक कर चुके हम लोग, 29 तक कर चुके हैं, तो 30 से लेके 50 तक करना है। ओके, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 हम लोग कहां तक आ चुके हैं? 15 नहीं, हम लोग आ चुके हैं 22 तक। तो एक्सरसाइज 2 लेवल 1 है शायद। 21 नहीं किए थे पहले, और एक और शायद नहीं किए थे। हाँ वो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ढूंढ लेना। अगर कोई क्वेश्चन बचा हुआ है तो ढूंढ लेना, मैं आपको बता देता हूँ। ये 21 था एक, और उसके बाद हमारा 23 से 34, और एक्सरसाइज 2 लेवल 2, एक्सरसाइज 2 लेवल 2 में हम लोग कहां तक कर चुके हैं? शायद से 8 तक कि 6 तक। तो 6 से 15 ये आपका नेक्स्ट क्लास का होमवर्क है। ठीक है, और बाकी आप इस शीट को कंप्लीट कर सकते हैं, तो नेक्स्ट क्लास हमारा ये होमवर्क रहेगा। ओके, हाँ आप शीट पूरी कर सकते हो, मैं इसको क्लास में इतना नेक्स्ट क्लास में एड्रेस कर दूंगा डिस्कस करके। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी, ये अपना दूसरा चैप्टर आ जाएगा। मॉडर्न 2 है, इसकी शीट अलग से है। इसमें जो रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट है वो तो आप लोग बहुत ज्यादा पढ़ के रखते हो, यस और नो? ये मॉडर्न 2 में है अपनी शीट के अकॉर्डिंग, वरना ये है, ये पूरा मॉडर्न एक ही, समझ गए क्या? न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी तक पूरा मॉडर्न एक ही है। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी। अच्छा, बीच में ना आपके पास एक एक्स्ट्रा क्लास की इंफॉर्मेशन आ सकती है। ठीक है, तो ये अपनी रेगुलर क्लास में हम लोग कर लेंगे। एक्स्ट्रा क्लास की अगर कोई इंफॉर्मेशन आती है तो उसमें हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी की। हाँ संडे को आ सकता है या मंडे को, किसी भी दिन। ऑलरेडी लग चुका है क्या? अच्छा, तो मंडे को है बुकिंग? नहीं कोई बात नहीं, एक बीच में किसी दिन एक क्लास आएगी बस, उसके बाद क्या है हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। कोई कल ले सकते हैं, तो वो आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है ना, तो उसमें हम लोग इसकी थ्योरी ही पूरी डिस्कस करेंगे। तो ये आप रेगुलर क्लास में लेके आना। तो देखिए, अब हमारे पास कोई बहुत बड़ा पोर्शन नहीं बचा है, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी। तो सबसे पहली बात, आप लोग जानते हो कि हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो जो हमारा न्यूक्लियस है उसमें कौन कौन होते हैं? तो जैसे मेरे पास एक्स जेड ए एक एटम है, तो इसमें आपके पास जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं क्या? और इसमें न्यूट्रॉन कितने होते हैं? ए माइनस जेड क्या होते हैं?
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और आपको पता है कि जो जेड है उसको कहा जाता है एटॉमिक नंबर, यस और नो। लेकिन ए को क्या कहा जाता है? ए को हम लोग कहते हैं मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर। अच्छा, अब देखो यहाँ बहकी बहकी बातें होंगी, तो थोड़ा सा न्यूक्लियर फिजिक्स को संभल के समझना है। तो हमारे पास जेड है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ए माइनस जेड है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जेड आपके पास एटॉमिक नंबर है और ए है एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, तो पता है जो हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, इन दोनों को हम लोग न्यूक्लियस में एक ही नाम से बुलाते हैं और इनको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियॉन। क्या कहते हैं? तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर इन न्यूक्लियस। ये दोनों कहां पर है? न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर काटता है एंड आर क्यूमुलेटिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन जो हम लोग एड्रेस करेंगे वो प्रोटॉन को भी कहेंगे और न्यूट्रॉन को भी कहेंगे। तो मुझे बताइए इसमें कितने न्यूक्लियॉन्स हैं इस एटम में? एक्स जेड ए। तो जेड प्रोटॉन है और माइनस जेड न्यूट्रॉन है और ए इज नाउ कॉल्ड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ऑल्सो। मतलब इस एटम में कितने न्यूक्लियॉन्स हैं? जितना ए है उतना ही उसके न्यूक्लियॉन्स भी हैं। क्लियर है? अब देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज आती है यहां से। पता है क्या, अभी तक आपने एक चीज नोटिस किया, जब कभी कोई एटम आया तो हमने डायरेक्ट से ये चेंज करा के लाना पड़ेगा आपको। तो देखिए आपके पास एक एटम है, उसमें जेड प्रोटॉन है और उसमें ए माइनस जेड न्यूट्रॉन से, दोनों न्यूक्लियस में लाई करते हैं और दोनों का एक ही नाम है। क्या बोलते हैं इनको? न्यूक्लियॉन। तो किसी एटम में जितना उसका एटॉमिक मास नंबर होता है उतने ही उसके न्यूक्लियॉन्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर इसके न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? जेड ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। केमिस्ट्री पूरी इसी पर आधारित है जो आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जेड इलेक्ट्रॉन्स भी हैं इसके न्यूट्रल एटम में। तो अब हम क्या बात कर रहे थे, मैंने हमसे कहा कि इन जनरल आपने कभी देखा, जैसे कभी मेरे पास हाइड्रोजन आया, मैंने फटाफट बोल दिया इसका मास 1 AMU। हालांकि इसका एग्जैक्ट मास अगर कोई हम बात करें तो ये एग्जैक्ट 1 AMU नहीं होता है, कुछ इसमें वेरिएशन है। लेकिन एक बात बताओ, अभी तक हम जो भी एनालिसिस कर रहे थे उनमें कभी आप कोई वेलोसिटी लिख रहे हो, कोई काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हो, उसमें थोड़ा सा मास, मान लीजिए आप इसका मास 1 AMU कहो या 1.0007 AMU कहो, उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो उससे अगर आप कैलकुलेशन करोगे या 1 AMU से करोगे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस चैप्टर में पता है, इस चैप्टर में एक बहुत अजीब सी घटना होने वाली है जहां मास जो है वो इस दुनिया से गायब भी हो सकता है और आ भी सकता है। और वो मास अगर 0.001 AMU भी है तो उससे एसोसिएटेड एनर्जी बहुत ज्यादा है। बात मेरी समझ पा रहे हो? तो अब हमें ना जब भी कुछ एनर्जी निकालने की कैलकुलेशन करेंगे मास से,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके एग्जैक्ट मास उठाने होंगे। अगर उसमें 0.001 का भी आप डिफरेंस गड़बड़ कर देंगे तो एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ जाएंगे। तो याद रखना, कुछ मैकेनिक्स यूज करूंगा मैं, तो मैं डायरेक्ट इनके मासेस जो है, जैसे हाइड्रोजन है 1 AMU बोल दूंगा, हीलियम को क्या बोलूं, हीलियम क्या है आपका 2He4, 2He4, तो मैं क्या बोलूंगा, इसको लगभग 4 AMU बोल देता हूं। आपने देखा पहले हमने 4m मास लेके चले, लेकिन जब एग्जैक्ट लेवल पे बात करेंगे तो अगर ये 4.002 है तो हमें 4.002 ही यूज करना पड़ेगा। हाँ, अगर कहीं मैकेनिक्स डिस्कस कर रहे हैं, वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं, तो उसमें मास में थोड़ा बहुत वैल्यू कम ज्यादा है, उससे फर्क 0.001 AMU से उसके एक्सेलरेशन पे या उसकी काइनेटिक एनर्जी पे तो कोई खास फर्क, लेकिन उतना मास अगर दुनिया से गायब हो और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा। तो इस चैप्टर में बहुत बार हम अप्रोक्सीमेट कर देंगे जब मैकेनिक्स डील करेंगे, बट अगर मास से एनर्जी की बात कर रहे होंगे तो हम कहेंगे कि हमें थोड़ा थोड़ा मास भी रिक्वायर्ड है। तो पता है, किसी भी एटम का मास अगर हम एग्जैक्टली बोले, तो जैसे अगर मान लीजिए मैंने हाइड्रोजन बोला 1H1, तो मैं शॉर्ट में नहीं बोल सकता हूं कि उसका मास 1 AMU है, क्या है, या हीलियम है उसको मैं 4 AMU डायरेक्ट नहीं बोल सकता हूं। प्रैक्टिकल लेवल पे इनमें थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, बट उस वेरिएशन से कैलकुलेशन को फर्क पड़ता हो तब तो हमें एग्जैक्ट लेना होगा, और अगर उसके थोड़े बहुत कम ज्यादा होने से कैलकुलेशन को कोई फर्क ना पड़ता हो तो फिर हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। यस और नो? तो अब मैं आपको बताता हूं एग्जैक्टली। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 AMU की डेफिनेशन क्या होती है। क्या होती है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 AMU मास? AMU का मतलब एटॉमिक मास। क्या होता है इसकी डेफिनेशन? हाँ, इसका डेफिनेशन होता है कार्बन C612 उसके 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन C612। तो पता है, सिर्फ कार्बन C612 ही एक ऐसा है जिसका एग्जैक्ट मास 12 AMU होता है। इसके अलावा और किसी की भी बात करें तो वो उसका AMU डायरेक्ट नहीं होगा। जैसे ये XZA है ना, तो आप डायरेक्ट AMU नहीं लगा सकते, उसमें कुछ वेरिएशंस होते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है, और इसकी न्यूमेरिक वैल्यू है 1 AMU की अबाउट 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। समझते हो? अगर हम अप्रोक्सीमेट चलते हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज आपको पता है कि आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का मास लगभग होता है 1.007 AMU और न्यूट्रॉन का मास होता है 1.00। याद रखना, इसको रटना नहीं है, क्वेश्चन जो वैल्यू देगा वो यूज करना पड़ेगा। अगर हम इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें तो 0.00055 AMU, इनके कंपैरिजन में बहुत कम होता है। बात समझे कि नहीं? तो अब आप देख सकते हो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास आपके सामने है, ये है। तो अगर वैसे इन शॉर्ट तो हम लोग उसको 1 AMU बोल दिया करते थे, लेकिन इस चैप्टर में कई जगह पे आप इनको एग्जैक्ट 1 AMU नहीं बोल सकते, आपको इनकी प्रॉपर वैल्यू लेनी होगी, तभी आपको इक्वेशन में कुछ दिखाई देगा, वरना दिखाई नहीं देगा। बात समझ गए? तो 1 AMU की डेफिनेशन ये है। और अगर हम हमारे दुनिया में जितने भी एटम्स हैं, अगर हम उनके मास की बात करें तो उनका मास AMU, A इंटू 1 AMU से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। एग्जैक्टली AMU के बराबर कार्बन C612 का होता है, एग्जैक्टली इसका 12 AMU होता है। इसके अलावा और जितने भी होते हैं, जैसे किसी की बात करूं मैं 13 है सपोज, तो वो 13.006 AMU हो सकता है। कितना हो सकता है? या हीलियम की बात करें 4.003 AMU, तो उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होते हैं, और इस चैप्टर में उस डिफरेंस की कहां कहां पर जरूरत है और कहां पर जरूरत नहीं है, उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। बात समझे? तो पहले ये इंफॉर्मेशन से एक बार लिख लीजिए जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है। लेकिन होता है ना, ये तो डेफिनेशन है। अभी आप धीरे धीरे देखोगे कि इसमें बहुत बहकी बहकी बातें होने वाली है। अभी मैंने आपसे क्या बोला, इस दुनिया में मास आ भी सकता है और
गायब भी हो सकता है। तो यही तो सबसे बड़ी बीमारी है इस चैप्टर की, समझ गए क्या? कन्वर्ट हो चुका होगा। अभी हम आते हैं उस पर, तब बात करते हैं वन बाय वन। अभी हम लोग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात करेंगे पहले। लिख लिया सबने? तो याद रखना है, जब जब आपको एग्जैक्ट रखना है तब तब एग्जैक्ट लेना है, कब कब रखना है वो मैं आपको इक्वेशंस में बताऊंगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन नेक्स्ट पार्ट। सबसे पहले अगर आपसे न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज पूछी जाए, ठीक है, पहले बताओ न्यूक्लियस में कौन कौन है? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन है। वैसे टेक्निकली हम लोग बोल देते हैं वो बैठे हुए हैं अंदर, लेकिन एक्चुअल में वो बैठे हुए नहीं है, वो अंदर मूव कर रहे हैं। तो वो जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन जिस एंटिटी में मूव कर रहे हैं वो आपके लिए न्यूक्लियस है, ठीक है। और जिस पार्ट में वो मूव कर रहे हैं वो हम लोग न्यूक्लियस का वॉल्यूम बताते हैं। क्या बताते हैं? वॉल्यूम। बात समझ गए? तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस एट फर्स्ट? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस पता है सबको? बताओ रेडियस का फॉर्मूला। नहीं नहीं, न्यूक्लियस का, एटम का नहीं। भूल गए क्या? समथिंग आर नॉट इंटू ए पावर 1/3। ध्यान आ रहा है? जहां आर नॉट होता है लगभग 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, जिसको हम लोग बोलते हैं 1.2 FM फेम्टोमीटर या 1.2 फर्मी बोलते हैं। तो आपको पता चल गया आपके न्यूक्लियस का रेडियस कितना है। ये सब ऐसे नहीं पता चला होगा, बहुत दिनों तक परेशान होके तब जाके कहीं से ये फॉर्मूला आया होगा, समझ लो। तो दिस इज 1.2 इंटू 10⁻⁻15 इंटू ए पावर 1/3। ये मीटर्स में है, ध्यान रखना। इधर देखो 10⁻⁻15 को कहते हैं फेम्टो और 10⁻⁻15 मीटर को बोलते हैं फर्मी। 10⁻⁻15 मीटर को क्या बोलते हैं? फर्मी। तो आर नॉट की वैल्यू कितनी होती है? लगभग 1.2 फर्मी। ओके, जैसे एंगस्ट्रॉम है ना, 10⁻⁻10 आपका पावर है, लेकिन 10⁻⁻10 के आगे मीटर लग जाता है तो एंगस्ट्रॉम बोलते हैं हम लोग उसको। उसी तरह से 10⁻⁻15 तो फेम्टो है, फेम्टो, लेकिन उसके आगे पूरा यूज करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज फर्मी। तो आपको दिख रहा है रेडियस कितना छोटा है? बहुत छोटा रेडियस है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने पास, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, तो आपको किसका मास चाहिए? न्यूक्लियस का मास। देखो अभी न्यूक्लियस का मास में थोड़ा बहुत एएमयू में कोई फर्क हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो न्यूक्लियस का मास हम अप्रोक्सीमेट लिख लेते हैं। तो मुझे बताइए अगर आपका एटम कौन सा है? एक्स ए, आप ये डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस में ये मास ऑफ न्यूक्लियस अपन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, तो इसके मास को आप ए इंटू एम लिख सकते हो, जहां एम को मैंने अप्रोक्सीमेटली कितना यूज किया। अब इसका मास 1 AMU हो या 1.0000652 कुछ भी ले लें, उससे डेंसिटी को कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो वो 0.00 जो कैलकुलेशंस में जहां काम में आएंगे वहीं हम यूज मिलेंगे। तो मुझे बताइए ए इंटू एम मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना है, और लगभग मैंने सारे न्यूक्लियॉन्स को कितने मास का मान लिया?
अभी एग्जैक्ट बात करेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन अभी हम अप्रोक्सीमेट लिख दिया न्यूक्लियस का मास। व्हाट इज इट्स रेडियस? 4/3 पाई r0 a⁻1/3 का क्यूब। और ये आंसर आता है, बहुत अच्छी बात है, स्मॉल m अपॉन 4/3 पाई r0 क्यूब। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटम। मतलब इस दुनिया में जितने भी न्यूक्लियस है सबकी डेंसिटी क्या है? सेम है। कोई बड़ा न्यूक्लियस है चाहे छोटा है, यहाँ a इंटू एम अप्रोक्सीमेट है और यहाँ a⁻1/3 है, तो डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली सभी की सेम है। एंड पता है दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। समझते हो कितना डेंस है न्यूक्लियस? डिस्ट्रॉय और वो तो खैर एक अलग एस्पेक्ट हो गया। हमारा कहने का मतलब है 10⁻17 kg पर 1 मीटर क्यूब इतना बड़ा होता है, 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, उसमें कितना मास आ जाएगा अगर न्यूक्लियस की बात करें तो 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। इस ऑर्डर का इसका डेंसिटी होता है, बहुत हाई डेंस है हमारे पास। ठीक है, तो न्यूक्लियस का रेडियस आपने देख लिया और आपने क्या देख लिया, इसकी डेंसिटी बहुत हाई है एंड दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। ये पूछा जाता है कई बार कि इसकी डेंसिटी जो है वो, चाहे आपका न्यूक्लियस बड़ा हो चाहे छोटा हो, आपको दिख रहा है एटॉमिक मास नंबर जिसका ज्यादा होगा वो बड़ा न्यूक्लियस, जिसका एटॉमिक मास नंबर कम होगा वो छोटा न्यूक्लियस, और जो डेंसिटी है वो एटॉमिक मास नंबर पे डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है, अब एक बात बताइए, जो न्यूक्लियस है उसमें आपको प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं, तो आपको पता है क्या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है? प्रोटॉन, अगर प्रोटॉन मूव भी कर रहे हो आपको पता है ये फोर्स तो बहुत हैवी होता है, तो फिर जब प्रोटॉन न्यूक्लियस में पॉजिटिव पॉजिटिव में वो रिपेल करके अलग क्यों नहीं हो जाते? तो जैसे दो पार्टिकल्स के बीच में चार्ज प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है, उनमें चार्ज प्रॉपर्टी की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है, मास की वजह से ग्रेविटेशनल इफेक्ट होता है। तो जब इतने ज्यादा पास आप न्यूट्रॉन प्रोटॉन को ले आते हैं फर्मी ऑर्डर में, किस ऑर्डर में, तो उनमें एक और तरीके का फोर्स भी लगने लगता है जिसको हम लोग न्यूक्लियर फोर्स करते हैं। आपने 11th के स्टार्टिंग में देखा होगा, देयर आर 4 टाइप ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। कौन कौन से? ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये एक अलग तरीके का फोर्स है जहां प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन सभी के बीच में एक और तरीके का फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन ये जो फोर्स है शॉर्ट रेंज फोर्स है, मतलब जितना ज्यादा इनकी दूरी कम होती है, आप देख रहे हो ये फर्मी ऑर्डर का तो रेडियस है, इस ऑर्डर पर जब वो लोग पास पास होते हैं तब जाके कहीं ये फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है, वरना अगर हम एंगस्ट्रॉम ऑर्डर तक भी चले जाएं तो ये फोर्स बहुत नेग्लिजिबल होता है, लेकिन फर्मी ऑर्डर पे ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगर फोर्स होता है। तो न्यूक्लियस में हम लोग बात कर रहे हैं कि इन न्यूक्लियस देयर इज न्यूक्लियर फोर्स, force of attraction between the nucleons। समझ में आई बात? न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है, मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन पे भी लगेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे भी लगेगा और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे भी लगेगा। और अच्छी बात पता है क्या है, ये तीनों पर बराबर होता है। अगर आपका प्रोटॉन प्रोटॉन पेयर है, चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन पेयर है, चाहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पेयर है, इन सभी के लिए न्यूक्लियर फोर्स किसी को लग रहा होगा सर समझ में नहीं आ रहा, तो क्या आपको लग रहा है कि सर समझा रहे हैं कि नहीं? सर समझा ही नहीं रहे, सर बता रहे हैं ऐसा होता है वैसा होता है ये होता है, दीज आर फैक्चुअल थिंग्स। तो जब ये बहुत पास पास होते हैं तो न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करता है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में। जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो क्या होता है? सेम होता है।
अरे यार मैंने क्या लिखा, इक्विलिब्रियम लिखा है, इक्वल लिखना था। समझ में आ रहा है? समझना है ही नहीं, दिस इज द फैक्ट। शॉर्ट रेंज फोर्स है, शॉर्ट रेंज में बहुत हैवी है, इन लॉन्ग रेंज वेरी वीक फोर्स। और लॉन्ग रेंज भी पता है ऐसा नहीं कि कोई 2-4 किलोमीटर जाने की जरूरत है, फर्मी ऑर्डर पे तो बहुत स्ट्रांग है, और एंगस्ट्रॉम ऑर्डर में आ जाए तो वीक है। समझ में आई बात? तो अगर हम बात करें कि दिस न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज फोर्स, आपको ये बात समझ में आ रही है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन और ये आपस में कैसे साथ में रह पा रहे हैं, चाहे से प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन भी है, तब भी वो क्यों पास पास रह पा रहे हैं? समझ में आ रहा है? क्योंकि एक और तरीके का फोर्स इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन से भी बहुत ज्यादा हैवी है, तो उनको न्यूक्लियस में कन्फाइंड करके रखता है। बात समझ में आई? ये फैक्ट है। अच्छा पता है ये जो न्यूक्लियर फोर्स आप देख रहे हैं ये लॉन्ग रेंज में तो वीकर है ही। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप बहुत ज्यादा डिस्टेंस कम कर दोगे ना तो न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सिव भी हो जाता है। कैसा हो जाता है? रिपल्सिव। मतलब जैसे न्यूक्लियस में जहां पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन जिस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखते हैं, जिस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस को, उस पर ये अट्रैक्टिव स्ट्रांग है। लेकिन कोई अगर ये बोले कि सर हम उनकी दूरी और कम कर दें किसी वजह से, तो ये अट्रैक्टिव से कैसे बन जाते हैं? रिपल्सिव। बहुत ज्यादा कम कर दोगे तो रिपल्सिव हो जाते हैं, तो फिर रिपेल करके वापस उसी जगह आ जाते हैं। तो शॉर्ट रेंज में स्ट्रॉन्गर है, लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा कम कर दें तो वो स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? दिस इज द ऑब्जर्व पार्ट कि एट वेरी स्मॉल सेपरेशन न्यूक्लियर फोर्सेज आर ऑल्सो रिपल्सिव। लेकिन हम लिखवाएंगे नहीं क्योंकि आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो न्यूक्लियस में जिस जगह पर आपके प्रोटॉन न्यूट्रॉन जिस कंडीशन पे है उस पर उन पर क्या लग रहा है? अट्रैक्शन लग रहा है, और वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। बात समझ? हाँ ऑब्जर्व किया गया है। ऑब्जर्व करने का मतलब आंखों से देखा गया नहीं, कुछ ऐसी इफेक्ट सामने आए हो जिससे हमें पता चलता है। ऑब्जर्व चीजों का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि हमने आंखों से देखा हो। ऑब्जर्व का मतलब होता है कुछ ऐसे इफेक्ट हमारे सामने आए होंगे जिससे हमें पता चला कि ये फोर्सेस बहुत ज्यादा अंदर जाने पे, बहुत ज्यादा नजदीक करने पे रिपल्सिव भी हो जाते हैं। पर मैं वो नहीं लिखवाऊंगा, मैं सिर्फ ये लिखवाऊंगा इट इज स्ट्रॉन्ग। समझ में आया कि नहीं? शॉर्ट रेंज फोर्स है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव लिखा रहा हूं, क्योंकि जहां पर जिस इक्विलिब्रियम कंडीशन में वो एग्जिस्ट करेंगे वहां पर तो अट्रैक्शन ही दिखाई देगा, क्योंकि और नजदीक जाएंगे तो रिपेल करेंगे, तो रिपेल करके वापस उसी रेंज में आ जाते हैं जहां पर उनमें अट्रैक्शन है। और थोड़ा सा भी आप दूरी बढ़ाने की कोशिश करोगे तो वो वीकर फोर्स हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? वीकर फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखे, न्यूक्लियर फोर्स इज सैचुरेटेड फोर्स फील्ड। सर ये क्या भला है? वैसे मैं आपको बता दूं, देखिए न्यूक्लियर फोर्स इज सैचुरेटेड फोर्स फील्ड। अब ये एक और कहानी। अच्छा याद रखना, अभी तक सही मायने में हमारे पास फोर्स का भी कैलकुलेशन नहीं है कि क्या होता है, बट हमें मालूम है कि किस रेंज का फोर्स है, हैवी है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव है, बहुत कम कर देने पर रिपल्सिव भी हो जाता है, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाएं अगर एंगस्ट्रॉम ऑर्डर तक भी तो ये वीक हो जाता है। तो न्यूक्लियस में जब न्यूक्लियस कन्फाइंड होता है तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होता है उनके बीच में। ठीक है, अब मैंने कहा कि न्यूक्लियर फोर्स इज सैचुरेटेड फोर्स, तो पहले ये बता देता हूं मैं कि ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की कहानी क्या है। एक्चुअली आपने देखा होगा इलेक्ट्रो में एक चार्ज यहाँ एक Q1, उसके आसपास के चार्ज हो चाहे दूर का चार्ज हो वो सब पे फोर्स लगाता है क्या? लेकिन न्यूक्लियर फोर्स बहुत शानदार तरीके का है, ये सिर्फ अपने एडजेसेंट न्यूक्लियन पे ही फोर्स लगाता है।
किस पे? एडजेसेंट न्यूक्लियन पे लगाता है, सब पे नहीं लगाता। जैसे एक न्यूक्लियन ये है तो इसके चारों तरफ ये एडजेसेंट है, तो इनके बीच में आपस में अट्रैक्शन है। अब एक न्यूक्लियन ये भी दिख रहा है मुझे, एक मिनट, बनाने में तो बहुत सारे पड़े हैं ना, लेकिन आप कहोगे ये वाला इसको अट्रैक्ट कर रहा है क्या? नहीं। ये पता है किस तरीके का अरेंजमेंट है? जैसे मान लो आप छोटे छोटे बॉल्स ले लो और आपस में उनको जोड़ते जाओ विद द हेल्प ऑफ अ एडहेसिव। तो आपको पता है एक से दूसरा जुड़ा है, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, ऐसे जुड़ते जुड़ते आपने इतना बड़ा बॉल बना दिया। तो क्या आपको लगता है आपने सबने एक दूसरे को पकड़ रखा है? नहीं, एडजेसेंट वालों ने एक दूसरे को पकड़ रखा है और उससे पूरा सिस्टम तैयार हुआ है। तो अगर ये अनसेचुरेटेड होता है, इसका मतलब ये सभी पे लगा रहा होता फोर्स, मतलब ये इस पे लगा रहा होता फोर्स, ये इस पे लगा रहा होता। तो इसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर फोर्स इज सैचुरेटेड फोर्स फील्ड। इसका मतलब है इट अप्लाइज द न्यूक्लियर फोर्स टू इट्स एडजेसेंट न्यूक्लियन ओनली। यानी ये वाला सिर्फ अपने पास वालों पे लगाएगा, ये वाला अपने पास वालों पे लगाएगा, ये अपने पास वालों पे लगाएगा। तो नीचे स्टेटमेंट लिख लो बेटा। इसका रीजन मैं तो कैसे ढूंढ पाऊं? समझ रहे हो आप? ये बहुत बड़ी बातें हैं। मैं तो एक छोटा सा इंसान हूं जो किताबें पढ़ पढ़ के आपके सामने आ जाता हूं। समझ रहे हो कि नहीं? ये बहुत रिसर्च का पार्ट है। और क्यों है, हर चीज का रीजन हम नहीं दे रहे, हम ये जरूर बता रहे हैं कि ये इस तरीके के नेचर का है कि एडजेसेंट न्यूक्लियॉन्स पे लगता है। तो नीचे पॉइंट लिखिए, दैट मीन्स in the nucleus, a nucleon applies the nuclear force to its adjacent nucleon only, to its adjacent nucleon only। देखिए सब मॉडर्न फिजिक्स क्यों कहते हैं, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, क्योंकि मतलब उन्होंने लिखा कि आइंस्टीन की थ्योरी है, इनकी थ्योरी है। ये मॉडर्न जो है सब 19th सेंचुरी में जो भी चीजें डेवलप हुई है वो सब हम लोग क्या बोल रहे हैं, मॉडर्न नए टाइम पे आया है। अब स्पेशल रिलेटिविटी जैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ोगे तो आपको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी पढ़नी होगी, और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो जो 19th सेंचुरी में जो भी डेवलप हुआ है मोस्टली वो सब किसमें कंसिडर होते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में। ठीक है, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि न्यूक्लियर फोर्स, दैट मींस इन द न्यूक्लियस अ न्यूक्लियन अप्लाइज द न्यूक्लियर फोर्स टू इट्स एडजेसेंट न्यूक्लियन ओनली। मतलब वो अपने पास वाले पे लगाता है, फिर वो अपने पास वाले पे ऐसे ऐसे कर करके पूरा सिस्टम पैक होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये वाला इस वाले को भी खींच रहा है, ऐसा नहीं है। समझ में आई? अच्छा, ये बात तो आप जानते होंगे कि शॉर्ट रेंज में न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, और अगर लॉन्ग रेंज में थोड़ा जाके बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्गर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सारा आ गया उसमें। समझ में आई बात? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में सारे आ गए। और ग्रेविटेशनल फोर्स तो बहुत नेग्लिजिबल है। न्यूक्लियर फोर्स स्मॉल रेंज में न्यूक्लियर हावी होता है इलेक्ट्रो पे, और लॉन्ग रेंज पे बात करें तो न्यूक्लियर फोर्स बहुत वीक हो जाता है। और कौन हैवी रहता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बात समझ में आया? तो अब हम लोग जिस प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे वो सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, लिखिए, मास डिफेक्ट ऑफ अ न्यूक्लियस। मास डिफेक्ट ऑफ अ न्यूक्लियस। कोई भी नंबर डाल लेना, है ना? नंबर मुझे याद नहीं है, 4th है 5th है, बट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज द मास डिफेक्ट ऑफ अ न्यूक्लियस। ओके, अच्छा आप ध्यान देना, अब इस चैप्टर में ना मैं अपने शब्दावली थोड़ी बदलूंगा। जैसे अभी तक हम लोग सिंपल सिंपल बोल देते थे कि भाई मास मास, लेकिन अब हम उसको रेस्ट मास बोलना शुरू करेंगे। आपको याद है मैंने पहले लेक्चर में समझाया था
रेस्ट मास का मतलब होता है इस दुनिया में जो भी मैटर है उसका कुछ मास होगा, और उस मैटर से एसोसिएटेड जितना मास होगा वो उसका रेस्ट मास कहलाता है। मैकेनिक्स यूज करने में उसके मास कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन रेस्ट मास का मतलब वो एनर्जी जो मैटर में कन्वर्ट होके उसके पास है वो फिक्स्ड है। तो हम लोग मास को क्या बोलते हैं? रेस्ट मास। तो जैसे आप कहोगे इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, मैं इसको बोलूंगा ये इसका रेस्ट मास है। क्या है? तो अब हम मासेज को रेस्ट मास बोलना शुरू कर रहे हैं, और रेस्ट मास बोलने के पीछे मेरा पर्पज है कि उसमें कितना मैटर है। इलेक्ट्रॉन किसी भी वेलोसिटी पे चलता रहे, उसमें कितना मैटर है? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। हो सकता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से उसका कुछ और मास कंसीडर किया जाना हो मैकेनिक्स के लिए, समझ में आई बात? लेकिन उसमें रेस्ट मास कितना है अभी भी? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो कितना मैटर है, क्योंकि दुनिया में क्या बोला जाता है, तो मैटर है या एनर्जी है। एनर्जी कंडेंस होकर मैटर बनता है, मैटर गायब होता है तो एनर्जी में जाता है। यही फैक्ट है पूरी दुनिया का, समझ में आएगा? अब देखिए मास डिफेक्ट ऑफ ए न्यूक्लियस। तो सबसे पहले क्या कहा गया कि आपके पास एक न्यूक्लियस है भाई एक्स जेड ए, इसमें कितने प्रोटॉन है? जेड प्रोटॉन, और ए माइनस जेड न्यूट्रॉन। ध्यान रखना यहाँ बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन चलने वाली है, अप्रोक्स कर देंगे तो सब कुछ जीरो दिखेगा, यहाँ कुछ भी अप्रोक्स कर देंगे तो सब जीरो दिखेगा, तो बहुत एग्जैक्ट बात होगी। तो सबसे पहले मुझे बताइए एक न्यूक्लियस में कितना आप एक्सपेक्ट करते हो मास, जैसा कि इसने कहा था कि सर इसमें प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं, इन सबका मास जोड़ दो, वो क्या होगा? न्यूक्लियस का मास होना चाहिए। तो उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज थ्योरेटिकल मास और एक्सपेक्टेड मास। क्योंकि प्रैक्टिकल लेवल पे जब हम गए ना न्यूक्लियस का मास निकालने के लिए, तो पता चला उसका मास जितना होना चाहिए नहीं है। इसका मतलब उसमें जितना मैटर का मास आना चाहिए उतना मैटर उसमें है ही नहीं, उस मैटर का मास कम है। अब आप कहोगे सर क्यों, कैसे? ये मेरे हाथ में नहीं है, ये गॉड ने सेट किया है। तो प्रैक्टिकली क्या देखा गया कि आप एक्सपेक्ट करते हो न्यूक्लियस का मास इतना होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे उतना नहीं है। उससे प्रैक्टिकल लेवल पे कैसे निकाला? ये जो एटम है इसका मास निकाल लिया, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स के मास को माइनस कर दिया। इसके चारों तरफ कौन घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स का रेस्ट मास हमने माइनस कर दिया, तो पता चला रेस्ट मास मतलब मैटर का मास। तो इलेक्ट्रॉन का मास इस एटम के मास से सबट्रैक्ट कर दीजिए, तो क्या बचेगा? न्यूक्लियस का मास। अब पता चला वो दोनों चीजें सेम नहीं है। तो एक तो मैंने न्यूक्लियस का मास किस तरह से निकाला? न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मासेस जोड़कर, और फिर उसी न्यूक्लियस का मास निकाला एटम में से इलेक्ट्रॉन के मास को माइनस करके। दीज टू वर नॉट सेम, एंड ऑलवेज द मास इज एक्चुअल मास इज लेस देन द एक्सपेक्टेड मास। आप सोच रहे थे कि सर इतना होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल मास उससे कम है। तो मतलब क्या हुआ? हम एक्सपेक्टेड, या फिर हम इसको बोलते हैं थ्योरेटिकल। तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मास? आप कहते हो सर प्रोटॉन है जेड, तो मैंने कहा भाई जेड इंटू एमपी, प्रोटॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दो। एग्जैक्ट जाना है या अप्रोक्स नहीं जाना है? प्लस कितने न्यूट्रॉन है? ए माइनस जेड एम एन। दिस इज व्हाट, एंड व्हाट इज एम न्यूक्लियस ऑफ एक्चुअल। इस एक्चुअल को आप एम न्यूक्लियस भी लिख सकते हो, और उसको पता करने का तरीका है एटम में से किसको उड़ा दें? जेड एमई, इलेक्ट्रॉन्स। एमई मतलब मास ऑफ, this is the actual mass of nucleus and this is the expected mass of nucleus in our universe. For each and every nucleus, the mass expected is greater than the actual mass of nucleus. तो यानी मास गया कहां? मतलब जब न्यूक्लियस फॉर्म हुआ तो इस दुनिया से कुछ मास इस दुनिया से गायब हो गया। तो इसका मतलब जब कभी कोई चीज न्यूक्लियस बनी होगी तो कुछ मैटर इस दुनिया से गायब होकर एनर्जी में
कन्वर्ट हो गया होगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो उसको हम लोग कैसे देखें, तो हमारे पास एक्सपेक्टेड मास कितना है, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन। ये बहकी बहकी बातें नहीं है तो क्या है बताओ, है कि नहीं? इज ग्रेटर देन एम ऑफ न्यूक्लियस। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो एम एटम माइनस जेड एम ई। मैं बार बार एम न्यूक्लियस लिख के ये बताना चाह रहा हूं कि उसका एक्चुअल मास है एंड इट्स एक्सपेक्टेड मास इज, इट इज व्हाट इज द मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस। नाम भी देखो क्या रखा है, मास डिफेक्ट। हमारे अकॉर्डिंग नहीं आया तो उसमें डिफेक्ट बोल रहे हैं हम, समझ में आ रहा है? हमारे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए था मास एक्चुअली है, तो हम कह रहे देयर इज सम डिफेक्ट एंड हाउ मच इज द मास डिफेक्ट, डेल्टा एम इज जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस ऑफ मास ऑफ, मैं बार बार न्यूक्लियस लिखता हूं यहां पे, ठीक है, और इधर इसको मास ऑफ एटम माइनस जेड ऑफ एम ई कर सकते हैं। ओके, मेरे पास डेल्टा एम इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम न्यूक्लियस ये है, और पूरी दुनिया में फॉर ऑल न्यूक्लियस डेल्टा एम ग्रेटर देन 0, so their expected mass is more but their actual mass is less। ये प्रैक्टिकली पाया गया है। तो यहां से न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी है और इन चीजों पर बहुत सारी बातें की जा सकती है। बेटा वो अलग चीज है ना, आप सिर्फ एनर्जी एनर्जी में जब बात करेंगे और अगर मैटर इस दुनिया से गायब नहीं करेंगे तो वो बात सही है, लेकिन अगर हम उसके भी बेसिक में जाके कूदते हैं तो डेफिनेटली आपकी बात सही है कि द एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैटर एंड मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। समझ में आई बात? तो डेफिनेटली, लेकिन अगर आप मैटर को भी एक एनर्जी फॉर्म में देख रहे हैं तो ओवरऑल जितनी एनर्जी जाएगी उससे एसोसिएटेड मैटर बन जाएगा, या मैटर जाएगा तो एनर्जी। तो मैटर प्लस एनर्जी दुनिया का सबसे बड़ी सच्चाई है, और कुछ भी नहीं हो सकता है। तो मैटर गायब होकर एनर्जी बनेगी या एनर्जी गायब होकर, तो दुनिया में मैटर प्लस एनर्जी का जो जाल है वो फिक्स है। क्या है? डेफिनेटली आप जो कहना चाह रहे हैं कि सर इट इज एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वहां पर एक कंडीशन लगा दो कि कोई भी मास इधर उधर नहीं होना चाहिए, कोई मैटर इधर उधर नहीं होना चाहिए, तब तो ये बात सही है। लेकिन यूनिवर्स में अब आगे जाके ये भी चीज सामने आ गई है कि मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू, वरना अभी तक आप एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बोलते थे तो साथ साथ ये भी बोलते थे कि मास कंजर्व रहेगा, रखते थे। लेकिन अब मास कंजर्व नहीं रह रहा है, यानी मास एनर्जी में जा सकता है, आ सकता है। यहां पे मैंने लिखा है फॉर ऑल न्यूक्लियस डेल्टा एम ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो हम लोग यहां से आगे जो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे वो कौन सी कंडीशन होगी कि जो हमारा न्यूक्लियस है उसमें मास डिफेक्ट है। तो इसको उल्टा सोचो तो एक न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए, एक न्यूक्लियस को तोड़ना चाहते हो आप, उसके न्यूक्लियस में बिखेर देना चाहते हो, क्योंकि आपके सामने तो बना बनाया न्यूक्लियस आया, तो आप कह रहे हो सर अगर हम इस न्यूक्लियस को पूरा उसके न्यूक्लियस में बिखेर देना चाहें तो पूरे न्यूक्लियस में फोड़ देना चाहते हो आप उसको, तो इतना मास बन जाएगा अलग अलग करने के बाद, लेकिन एक्चुअल में तो वो इतना था। तो क्या आपको लगता है इस प्रोसेस में कुछ मैटर बढ़ जाएगा? कुछ तो बोलो। क्या मैटर बढ़ जाएगा? क्योंकि पहले न्यूक्लियस का मास तो कम है और आप तोड़ के उसको न्यूक्लियस में तोड़ देना चाहते हो, तो तोड़ने के बाद ये मास बन जाएगा, एक्चुअल इतना है। सिस्टम में मास आएगा यानी मैटर बढ़ेगा, तो मैटर लाने के लिए और ले जाने के लिए जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है कि कोई मैटर अगर गायब होता है तो वो कितनी एनर्जी बनाता है, अगर एम मास ऑफ मैटर गायब होता है तो एनर्जी बनती है mc²। समझ गया? तो अगर E एनर्जी गायब होगी
तो m मैटर बन जाएगा। तो न्यूक्लियस को तोड़ देने के लिए आपको बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, और वो एनर्जी इतनी कम नहीं है। 0.001 AMU से भी बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको मिलेगी। अगर आप mc² का फॉर्मूला रखें, उसमें m रखें और c की वैल्यू रखें, तो वहां से आपको एनर्जी के बारे में पता चलेगा। तो हो क्या रहा है, अगर किसी न्यूक्लियस को पूरा तोड़ देना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और वो एनर्जी इतनी हाई है कि तभी हम न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ठीक है, न्यूक्लियस इतना स्टेबल क्यों है? क्यों? क्योंकि हम उसमें जब हम उसको तोड़ना चाहते हो तो आपको एनर्जी भी बहुत हाई अमाउंट में देनी होती है। अभी तक आप जो कुछ भी पढ़ रहे थे उसमें आप कभी भी कहीं भी आपका मास डिफेक्ट नहीं आया है, लेकिन अब मासेस में डिफेक्ट होंगे। कोई रिएक्शन होगी उसमें मास कम ज्यादा हो जाएंगे, तो कम ज्यादा होते ही एनर्जी बहुत हाई अमाउंट में एसोसिएट होगी। जैसे एटम बॉम्ब है, तो एटम बॉम्ब की जो रिएक्शन है उसमें मास गायब हो जाता है। रिएक्टेंट का मास ज्यादा, प्रोडक्ट का मास, वो एनर्जी इतनी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी दे सकती है कि जिसके ड्रास्टिक इफेक्ट आप देख ही रहे हो। यस और नो? मास डिफेक्ट से बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, और यहां पर हमें दिखाई भी दे रहा है कि न्यूक्लियस में भी मास डिफेक्ट है। न्यूक्लियस का एक्चुअल मास कम है, एक्सपेक्टेड मास ज्यादा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, समझ गए? और उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्शंस पे आ जाएंगे। यस और नो? ओके, थैंक यू फॉर टुडे। ये कुछ लोग याद दिला रहे हैं सर टाइम हो गया है, अभी मैं जीऊंगा। हम लोग कह रहे